चलिए, तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब आप समझ गए होंगे। देखा जाए, अगला टॉपिक हम लोग का इसमें आता है, यहां से कहा जा रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम लोग को देखना है, ध्यान रखना है। अब अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक में देखा जाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं यानी अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, सोचो अभिकारक की सांद्रता, तो हम लोग को इसमें कहा गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हम लोग समझ सकते हैं ये बात। मान लो एक बर्तन तुम ले लिए यहां पर और ये दूसरा बर्तन ले लिए, इसमें एगो ए डाल दिए एगो बी डाल दिए बर्तन में, इसमें देख लो इसमें ढेर सारा ए और ढेर सारा बी डाल दिए। बताओ अभिक्रिया का दर इसमें ज्यादा कि इसमें ज्यादा? अभिक्रिया का दर इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि बराबर ये कौन कॉन्सेप्ट है, अभिक्रिया होने के लिए जरूरी है अभिकारकों के बीच में टकराव। तो टकराव इस बर्तन में ज्यादा होने की संभावना है कि इस बर्तन में ज्यादा होने की संभावना है? इस बर्तन में टकराव की संभावना ज्यादा है। ये जो बर्तन है इसमें टकराव की संभावना ज्यादा है, इसमें टकराव की संभावना क्या है? टकराव की संभावना कम है। तो जिसमें टकराव की संभावना ज्यादा होती है उसके अभिक्रिया का दर क्या होगा? और इसमें टकराव की संभावना कम है तो अभिक्रिया का दर कम होगा। बोलो दिक्कत है? तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर अभिकारक की सांद्रता ज्यादा, यदि अभिकारक की सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया का दर भी क्या होगा? बोलो परेशानी है? नहीं तो हम बता सकते हैं कि भाई अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होगी तो अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना ज्यादा होगी। अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना ज्यादा होगी, इसका मतलब प्रभावी टकराव की संभावना ज्यादा होगी। नहीं, और अगर प्रभावी टकराव की संभावना ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का दर भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया गया है किसी भी अभिक्रिया का दर प्रभावी टकराव की मात्रा पर डिपेंड करता है। प्रभावी टकराव जितना ही ज्यादा अभिक्रिया का दर भी उतना ही ज्यादा। ऐसा बोला गया कि नहीं बोला गया? ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट में दिक्कत है? चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट लिखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्यमान क्रिया नियम समझिए। अभी क्या कहा गया कि अभिक्रिया का दर जो है, अभिक्रिया का दर नहीं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है और ये रिएक्शन तुम्हारा गया और रिएक्टेंट बदल गया कौन सी में? प्रोडक्ट में। नहीं तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अभिक्रिया का दर, आर मतलब अभिक्रिया का दर समानुपाती होगा
अभिकारक के सांद्रण के। अभिक्रिया का दर समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण पर, सांद्रण के समानुपाती होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, जैसे एक एग्जांपल लिए, दूसरा एग्जांपल लो। इसमें ए क्या है? कोफिशिएंट, नहीं, बैलेंस करने के लिए 2 3 लगाते हैं, वही है। और ये ए क्या है? अभिकारक। ये एक अभिक्रिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अभिक्रिया एगो दे दिया हुआ है, ध्यान रखना है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार द्रव्यमान द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। आर समानुपाती, आर समानुपाती, यहां पे लिख रहे हैं ए का पावर ए, बी पावर बी। यानी द्रव्यमान क्रिया नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया का दर, किसी भी अभिक्रिया का जो दर है वो किस पे निर्भर कर रहा है? तो संतुलित अभिक्रिया में, संतुलित अभिक्रिया में अभिकारकों का ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर निर्भर करता है। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका मतलब द्रव्यमान क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का दर संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अभिक्रिया का दर संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है। अभिकारक कहां डिपेंड करता है? कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है, कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है। अर्थात अभिक्रिया का दर, अर्थात अभिक्रिया का दर यानी लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि अभिक्रिया का दर अभिकारकों की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है। ये शुरू शुरू में ये लॉ आया, नहीं जो बोल दिया कि किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारकों की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन क्या यह सही है? क्या अभिकारकों का दर अभिक्रिया की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है? किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारकों की खर्च हुई मात्रा पर निर्भर करता है। मान लो हम बर्तन में 100 गो ए ले लिए और 100 गो बी ले लिए, बर्तन बंद कर दिए, नहीं बर्तन को पूरा हिला रहे हैं, कितनों अभिकारक टकरा रहे हैं और उनके बीच में अभिक्रिया नहीं हो, अभिकारक खर्च नहीं हो, तो हमको बताओ उस अभिक्रिया का दर क्या होगा? 0।
तो ये कहना कि किसी भी अभिक्रिया का दर जो है अभिकारक की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है, ये बोलना क्या है? गलत है, ध्यान रखना है। नहीं, इसी कारण से लॉ ऑफ मास एक्शन शुरू में आया नहीं। शुरू में जब ये लॉ ऑफ मास एक्शन आया तो कुछ अभिक्रियाओं पर लागू हुआ, लेकिन ज्यादातर अभिक्रियाओं पर क्या हो गया? गलत साबित हो गया। ध्यान रखना है, तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। अर्थात अभिक्रिया का दर अभिकारकों की दी गई पूरी मात्रा पर निर्भर करता है, ऐसा लॉ ऑफ मास करना था। लेकिन यह तथ्य सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होगा। यह तथ्य सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं हुआ। ध्यान रखना है, यह तथ्य सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं हुआ। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये मुख्य रूप से अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया। अच्छा, कोई अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि देखो बाबू ये अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति की है, नहीं तो कोई अभिक्रिया तीव्र गति की क्यों है? सोचो, क्योंकि अभिकारकों के बीच में पहली बार में ही सही दिशा में टकराव हो गया। अभिकारकों के बीच में पहली बार में ही सही दिशा में टकराव हुआ और पहली बार में ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी थी। इसलिए नहीं, अभिकारक तुरंत टकराए अभिक्रिया हो गई, तुरंत टकराए अभिक्रिया हो गई, तुरंत टकराए अभिक्रिया हो गई। नहीं तो तुरंत टकराए अभिक्रिया हो गई तो ये कब पॉसिबल है? जब अभिकारक पहली बार में ही सही दिशा में टकराए होंगे और पहली बार में ही उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी, तभी यह संभव है कि वो अभिक्रिया क्या होगी? फास्ट होगी। अगर कोई अभिक्रिया स्लो है तो स्लो क्यों है? इसलिए स्लो है क्योंकि अभिकारक पहली बार आए टकराए, गलत दिशा में टकरा गए, अभिक्रिया नहीं हुई। दूसरी बार टकराए, सही दिशा में टकराए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं थी। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है? फिर तीसरी बार में टकराए, चौथी बार, पांचवी बार में टकराए, तब जाके सही दिशा में टकराए और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी उनको मिली। नहीं, तब जाके अभिक्रिया हुई और उत्पाद का निर्माण हुआ। ध्यान रखना है। तो वैसी अभिक्रिया क्या होगी? बहुत फास्ट होगी क्या? नहीं होगी। ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना। जो अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया होती है, अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया, उसमें जितने भी आप अभिकारक बर्तन में लोगे वो सब खर्चा हो जाएगा। वो क्या होगा? सब खर्चा हो जाएगा अत्यंत तीव्र गति में। जैसे एक कटोरी में पेट्रोल ले लो, आगे माचिस मार दो, नहीं सारा का सारा पेट्रोल उड़ जाएगा। तो क्यों उड़ गया? पेट्रोल क्यों जलता है? क्योंकि पेट्रोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। कोई भी दहन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो पेट्रोल के कण ऑक्सीजन के कण से टकराए होंगे। नहीं तो जैसे ही आप थोड़ा सा ऊर्जा दिए, पेट्रोल के सारे कण एक ही बार में ऑक्सीजन के कणों से सही दिशा में टकरा गए पर्याप्त ऊर्जा के साथ। नहीं तो सारे पेट्रोल मात्र 1 से 2 सेकंड में पेट्रोल वेपर में कन्वर्ट कर गए। बस में आ रहा है ना? नहीं तो अभिक्रिया फास्ट हो गई। ध्यान रखना है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो पूरा का पूरा पेट्रोल खर्च हो गया। यानी यहां पर जो तीव्र गति अभिक्रिया थी, इसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक की पूरी मात्रा पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक की पूरी मात्रा पर निर्भर कर रहा है। लेकिन क्या जरूरी है जितने भी अभिक्रिया होते हैं उनमें आप जितना अभिकारक लेते हो सारा अभिकारक खर्च हो जाएगा? ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना है। तो क्या जो अभिकारक बच जाते हैं उन पर भी अभिक्रिया का दर निर्भर करता है क्या? नहीं, उस पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना है। तो क्या लॉ ऑफ मास एक्शन को हम सभी प्रकार के अभिक्रियाओं पर लागू होता हुआ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ किन अभिक्रियाओं पर लागू होगा? अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया पर लागू होगा, मध्यम दर या मंद गति अभिक्रिया पर लागू नहीं होगा। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को बोला गया। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ है, द्रव्यमान क्रिया नियम किसे कहते हैं? नहीं, क्या द्रव्यमान क्रिया नियम है? तो यही पॉइंट आप लिखिएगा। ध्यान रखना है। लिखा जाएगा नहीं लिखाएगा? ठीक। और हम लोग क्या इसके बारे में पॉइंट बोले कि यह नियम कहां लगेगा? सिर्फ अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया
पर अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया पर लागू होगा। बोलो दिक्कत है इसमें? देखो कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश की गई है। ये एक अभिक्रिया दिया हुआ है NO2 F2 NO2F, एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया संतुलित है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, इसका कोफिशिएंट 1। अभिकारक से मतलब है 2 और 1। तो अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि भाई अभिक्रिया का दर नहीं बराबर होगा NO2 यानी अभिकारक के सांद्रता को लिख दो और जितना स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो तो कहां डाल दो? पावर में। यानी कि पूरे के पूरे मात्रा पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां आ जाओ, F2 का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो देखो पावर भी क्या दिया गया है? 1। यानी जितना कोफिशिएंट है उन पर अभिक्रिया का दर निर्भर कर रहा है, ध्यान रखना है। लेकिन इसी रिएक्शन को जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया कि भाई इस अभिक्रिया का जो दर है नहीं वो N2 की कितनी मात्रा पर निर्भर कर रहा है, F2 की कितनी मात्रा पर निर्भर कर रहा है, नहीं जब चेक किया गया तो देखो तो क्या आया? R बराबर K, NO2 का पावर यहां पर कितना है? 1। तो बताओ तो क्या कोफिशिएंट के बराबर पावर लेना सही है? गलत है। नहीं, यहां पर F2 का कोफिशिएंट 1 है तो ठीक है, यहां भी 1 आया है, ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग को ओवरऑल मिलाना है कि क्या ये ओवरऑल इक्वेशन और ये ओवरऑल इक्वेशन मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है। नहीं तो क्या लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार अभिक्रिया का दर अगर निकाला जाए तो सही आएगा हर रिएक्शन के लिए? नहीं आएगा। कुछ रिएक्शन के लिए सही हो भी सकता है और कुछ के लिए गलत भी हो सकता है। बोलो दिक्कत है? तो एक एग्जांपल समझाया गया है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहां पर कौन है? H2 और यहां पर कौन है? कोएफिशिएंट कितना है? 1। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार देखो अभिक्रिया का दर निर्भर कर रहा है, H2 का पावर कितना दिया है? 1। का कोएफिशिएंट भी कितना है? 1। यहां आओ, Cl2 कोएफिशिएंट 1, क्योंकि यहां भी कोएफिशिएंट 1 है। यानी इस अभिक्रिया के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो दर है वो H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा। नहीं, H2 का जितना मात्रा यहां पर लिए हैं पूरी मात्रा पर, Cl2 का जो मात्रा लिए हैं पूरी मात्रा पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। लेकिन जब प्रायोगिक रूप से चेक किया गया तो देखो तो H2 का पावर कितना आया है? 0। Cl2 का पावर कितना आया है? 0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो R बराबर क्या आ जाएगा? K। यानी ये बोल रहा है क्या कि इस अभिक्रिया का जो दर है वो H2 और Cl2 की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। एक्सपेरिमेंट कह रहा है नहीं कि इस अभिक्रिया का जो दर है वो H2 और Cl2 की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक बर्तन ले लिए हैं और इस बर्तन में आप डाल दिए हैं बहुत सारा H2 और बहुत सारा Cl2 आप डाल दिए हैं, बहुत सारा क्या डाल दिए हैं? H2 और बहुत सारा क्या डाल दिए हैं? Cl2। तो अगर बहुत सारा H2 और बहुत सारा Cl2 आप डाल दिए हैं, नहीं इन बर्तन को ले लिए आप, इनको हिलाते रहिए, ये आपस में टकरा भी रहे हैं लेकिन इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप क्या कीजिए, इसमें और ऊपर से H2 प्लस Cl2 और डाल दीजिए, तब भी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन इनके बीच में नहीं होता है। ध्यान रखना, H2 और Cl2 के बीच में कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। ध्यान रखना है, कितना भी बर्तन में H2 डाल दीजिए, बर्तन में कितना भी Cl2 डाल दीजिए, H2 और Cl2 में रिएक्शन होगा ही नहीं। नहीं, लेकिन इसी बर्तन में, जिस बर्तन में आपका H2 और Cl2 है, इसी बर्तन में H2 और Cl2 आपका बर्तन में अगर है नहीं, और इसी बर्तन में ऊपर से आप क्या कीजिए, कोई उपाय लगाकर इसमें सनलाइट या कोई भी लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप प्रकाश ऊर्जा डालिएगा, नहीं थोड़ा सा प्रकाश ऊर्जा डालिए, देखिए कुछ H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देंगे और HCl बनने लगेगा। प्रकाश ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा दीजिए, H2 और Cl2 के बीच में अभिक्रिया का दर भी बढ़ गया।
और बढ़ा दीजिए और बढ़ गया। इसका मतलब हुआ यहां पर H2 और Cl2 के बीच का जो अभिक्रिया है ये उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। प्रकाश ऊर्जा जितना ज्यादा डालिएगा अभिक्रिया का दर उतना ही ज्यादा होगा। बताइए, नहीं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहे थे कि H2 और Cl2 की मात्रा पर निर्भर करेगा। यानी कुछ ऐसे भी अभिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, ध्यान रखना है, किसी और चीज पर निर्भर करती हैं। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होंगी, दो अभिकारक ले लिए, अभिक्रिया बहुत स्लो हो रहा है, नहीं अब उत्प्रेरक डाल दें तो अभिक्रिया फास्ट हो गया, तो वहां पे अभिक्रिया का दर मुख्य रूप से किस पर निर्भर करने लगेगा, उत्प्रेरक पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जितना सांद्रता ज्यादा अभिक्रिया का उतनी ज्यादा। तो क्या ये हर रिएक्शन के लिए बोलना सही है, गलत है? गलत है। कुछ रिएक्शन के केस में ये बात सही हो सकता है, लेकिन सभी रिएक्शन के केस में ये बात बोलना सही नहीं हो सकता है। मेरी बात कुछ दिमाग में गई कि नहीं? हाँ सर। लॉ ऑफ मास एक्शन, तीव्र गति की अभिक्रिया होगी। बिल्कुल, ये पता करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीजों का मान दिया रहता है। अगर बोर्ड पर कोई अभिक्रिया लिखा हुआ है तो बोर्ड पर तो वो अभिक्रिया हो नहीं रहा है कि हम लोग देख लें कि फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। मेरा बात समझ रहा है? जैसे हम यहां कोनो फूल का फोटो बना दे, अब बोले कैसा महक रहा है, समझ रहे हैं? तो महकेगा नहीं महकेगा। सेम आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोर्ड पर अभिक्रिया अगर लिखा हुआ है या किताब में अभिक्रिया लिखा हुआ है तो वो अभिक्रिया देखकर हम क्या ही बता सकते हैं, नहीं कि अभिक्रिया फास्ट है कि स्लो है। हम कब बता सकते हैं? एक तरीका है प्रैक्टिकल, कि हम प्रैक्टिकली चीजों को डाल रहे हैं, नहीं और सामने देख रहे हैं, नहीं तो हमको पता चला कि अभिक्रिया फास्ट है कि स्लो है। दूसरा तरीका यह होता है कि अगर कोई भी अभिक्रिया आपको बोर्ड पर लिखी हुई है या बुक में लिखी हुई है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा, नहीं जैसे हम आगे से पढ़ने वाले हैं संक्रियन ऊर्जा, संक्रियन ऊर्जा का मान देगा। अब जिसके संक्रियन ऊर्जा का मान ज्यादा उसके अभिक्रिया का वेग कम, और जिसके संक्रियन ऊर्जा का मान कम उसका अभिक्रिया का वेग ज्यादा। अब संक्रियन ऊर्जा क्या है आगे पढ़ना है। साथ साथ वेग स्थिरांक का मान देगा, जिसके वेग स्थिरांक का मान ज्यादा उसके अभिक्रिया का दर भी ज्यादा। तो अगर बुक में कोई अभिक्रिया दी हुई है तो जरूर उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे संक्रियन ऊर्जा का मान, वेग स्थिरांक का मान, नहीं ताप का मान, ये जरूर कुछ ना कुछ देगा। उसके आधार पर ही हम बता पाएंगे कि अभिक्रिया फास्ट होगी कि स्लो होगी। बिना मान दिए हुए बुक में लिखे हुए अभिक्रिया को हम नहीं पहचान सकते हैं कि फास्ट है कि स्लो है। दिक्कत? हाँ बैठिए। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको हम लोग देखकर भी बता सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है, हम बुक में देखकर बताते हैं कि ये फास्ट है कि स्लो है। जैसे आयंस के बीच का अभिक्रिया हम बताए थे, धनायन और ऋणायन के बीच का अभिक्रिया क्या होगा? फास्ट। आयनिक अभिक्रियाएं फास्ट होंगी। बहुत प्रबल एसिड हो जैसे H2SO4 और प्रबल बेस हो NaOH, नहीं तो बहुत प्रबल अम्ल और बहुत प्रबल क्षार के बीच का जो अभिक्रिया होता है यह भी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो ये हम लोग जानते हैं, तो हम लोग देख के ही बोल सकते हैं कि भाई अगर प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है तो अभिक्रिया क्या होगी? फास्ट होगी। आयनिक अभिक्रिया फास्ट होगी। बस में आ रही है? तो कुछ अभिक्रियाओं को हम देख के बता सकते हैं, या कुछ अभिक्रियाएं जो पहले से लाइफ में देखे हुए हो, नहीं उसको आप देख के बोल रहे हो कि हाँ ये अभिक्रिया फास्ट है या स्लो है। बस में रहे? ठीक है। तो बुक में हम लोग को बिना इंफॉर्मेशन के, जैसे यही रिएक्शन दे दिया है और बोले फास्ट है कि स्लो है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। जब तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक कुछ बताया नहीं जाएगा, हम नहीं जानते हैं। इतना में दिक्कत। आगे बढ़े, खत्म हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही।